जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस में डिस्कस करेंगे चैप्टर द यूनियन गवर्नमेंट। तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स थे। एक था लेजिस्लेशन, सेकंड था हमारा एग्जीक्यूटिव, थर्ड है हमारे जुडिशली। तो आज हम इसमें चैप्टर में जुडिशली को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था मेजर ऑर्गन्स के बारे में यूनियन गवर्नमेंट के, जिसमें कि मेजर ऑर्गन्स में 3 ऑर्गन्स थे। एक था लेजिस्लेटर, जिसमें कि हमारा पार्लियामेंट थी। एग्जीक्यूटिव, जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट का ग्रुप था। और थर्ड है हमारा जुडिशली, जो जिसमें हमारा जज सिस्टम होगा, कोर्ट वाला सिस्टम होगा। तो देखिए, लेजिस्लेटर जो है हमारा वो लॉ बनाता है। हमें पता है कि पार्लियामेंट हमारी लॉ बनाती है, जबकि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, देश में लागू करवाना। अब जो थर्ड ऑर्गन है वो है हमारा जुडिशरी। तो देखिए, इन फेडरल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे कई स्टेप्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, विलेज लेवल पे पंचायतें गवर्नमेंट हैं। तो ऐसी फेडरल गवर्नमेंट्स में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जुडिशली हो। कोई हमारा भी कोर्ट वगैरह होनी चाहिए, जज सिस्टम होना चाहिए, ताकि विच ओनली नॉट ओनली रिजॉल्व द डिस्प्यूट, जिससे कि डिस्प्यूट जो होते हैं मतभेद नहीं सॉल्व होते, बल्कि ये एक फाइनल इंटरप्रीटर भी है कॉन्स्टिट्यूशंस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगाह करता है। तो देखिए, वेन एवर ए डिस्प्यूट अराइजेज, जब भी कोई डिस्प्यूट है किसी स्टेट के बीच में या किसी आदमी के आस में कोई झगड़ा है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के, ज़मीन के लिए, या कोई वायलेट करता है, कोई कानून तोड़ता है, हमारे राइट्स को वायलेट करता है, या अपनी पावर को मिसयूज़ करता है, या वायलेंस मीन हिंसा करता है, या एक्सप्लोटेशन, किसी को कम सैलरी देकर, या किसी को बढ़िया एनवायरनमेंट में काम नहीं करवाता, वर्किंग कंडीशंस बढ़िया नहीं है वहाँ पे काम कराने की, तो एक्सप्लॉइट करता है। तो ऐसे इश्यूज़ के लिए जो हमारी डे टू डे लाइफ होते हैं, तो ये मैटर जो है हम कोर्ट में ले आते हैं कानून की नज़र में डालने के लिए। तो मीन्स जब भी हमसे कोई डिस्प्यूट होता है, हमारे साथ कोई हमारे राइट्स की बात करें, चाहे हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा करना चाहे, चाहे हमारी कोई हमारे साथ कोई लड़ाई करना चाहे, तो हम क्या करते हैं, पुलिस के थ्रू बाद में कोर्ट में जाते हैं, ताकि कोर्ट की जो जजमेंट है उसको हम इम्प्लीमेंट करा सकें। तो देखिए, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में जाएँगे तो कोर्ट में जस्टिस मीन्स हमें सही उसका फैसला देगा कि हमारे हक में। अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा देगा, अगर दूसरा पार्टी गलत है, दूसरी पार्टी को सज़ा देगा। तो इसलिए कोर्ट जो है हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस पे किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना पीएम का, ना सीएम का। ये इंडिपेंडेंट मीन फ्री होना चाहिए अपनी तरफ से, भई इसकी अपनी मर्ज़ी से जो फैसला करे, इस पे ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, किसी की सिफ़ारिश ना चले। तो इसलिए जुडिशरी जो है हमारा फाउंडेशन है हमारा डेमोक्रेसी का। हमारी डेमोक्रेसी मीन लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, इसमें जो हमारा कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारा नींव पत्र ही है, फाउंडेशन ही है। तो बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बात करते हैं। जो जस्टिस है वो पॉसिबल है ओनली जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। मीन जी देखिए, आप कोर्ट में चले गए किसी फैसले को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी मतभेद को लेकर, अगर वहाँ का जो कोर्ट सिस्टम है वो सरकार के अंडर है, तो देखिए आप कभी भी सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि वो तो सरकार के अंडर है, सरकार की बात करेगा, उसके फेवर में बात करेगा। तो इसलिए जस्टिस को फ्री करना, जो जुडिशल सिस्टम है, जो जज सिस्टम है, इसको फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंडिपेंडेंट करना, आज़ाद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पार्शियल मीन्स ये किसी की पार्ट नहीं लेगा, किसी का हक, किसी की बात नहीं करेगा, किसी का हक नहीं, किसी की मीन्स हक में नहीं बात करेगा, ये बात वही करेगा जो सही है। और अनवाइज मीन दोनों की तरफ बात नहीं करेगा, एक बात करेगा, जायज़ बात करेगा। तो जो जुडिशली है हमारा, ये सिर्फ हमारे प्रोटेक्ट ही नहीं करता राइट्स को सिटीजन्स के, लेकिन ये हमारे कई सारे के डिस्प्यूट्स जो हमारे होते हैं सिविल केसेस से, क्रिमिनल केसेस से, या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से, उनको विदाउट प्रेशर, किसका प्रेशर, पीएम, एग्जीक्यूटिव मीन्स पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, उसके बिना प्रेशर के, या लेजिस्लेटर हो गया अपना पार्लियामेंट के बिना प्रेशर के जो लॉ बनाती है, ये हमारे जो मैटर्स है उनको सॉल्व करेगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें वेरियस प्रोविजंस हैं। तो क्या है देखिए, जो जुडिशियल सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं, वो अपना फैसला अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और कीप इट फ्री, उसको फ्री रखा गया है पार्लियामेंट से, जो कि लेजिस्लेटर में आता है, और एग्जीक्यूटिव मीन पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट से फ्री है, ये इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता फैसला देने के लिए। तो देखिए, डू यू नो में है
स्पेशल प्रोविजन हैं हमारे इंडिपेंडेंसी इंश्योर करने के लिए हमारी जुडिशरी सिस्टम की, कि जो जज हैं हमारे वो क्वालिफिकेशन बेसिस पे ही सिलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को जज बना दिया। देखिए आप किसी को भी जज बना दोगे, पहली बात तो गलत है वो। उसमें क्या होगा, वो आदमी उस आदमी की फेवर करता रहेगा पूरी ज़िंदगी कि इसने मेरे को जज बनाया, तो वो उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं देगा। तो जो हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट है वो उनकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे, उनकी खुद की काबिलियत के बेस पे है। सेकंड क्या है, जजेस को डर नहीं है कि उनको कोई निकाल देगा नौकरी से, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है, वो इम्पीचमेंट कहते हैं जिसको। तो जज को पता है कि इम्पीचमेंट इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है निकालने का, क्योंकि इम्पीचमेंट में क्या था, हमने पढ़ा था कि पूरे के पूरे जो लोकसभा राज्यसभा है पार्लियामेंट के सारे बंदे, जो मान लीजिए 500 बंदे हैं, तो उसमें से 2/3 बंदे अगर कहेंगे ना जज को निकालना है तो निकाला जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इतने बंदे एकदम से सहमत नहीं हो सकते। अगर जज कोई गलत करेगा, कोई गलत फैसला करेगा या कोई उसका करेक्टर गलत है, फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जजेस को क्या है, बढ़िया सैलरी दी जाती है ताकि वो किसी के प्रेशर में ना आए, लालच में आके कोई गलत फैसला ना ले। तो उनकी जो सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, इनको कभी भी कम नहीं कर सकते उनके कार्यकाल के दौरान, उनके टेन्योर के दौरान। तो जो जजेस की जो टाइम सीमा है काम करने की, रिटायरमेंट सीमा है, वो उनकी फिक्स है, उनको कोई नहीं चेंज कर सकता। तो उनको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली फैसले लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं केसेस की। अब हम जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस होते हैं जो लोगों के वैसे केसेस होते हैं बिना क्रिमिनल, मीन्स किसी का प्रॉपर्टी का विवाद है, किसी का कोई वैसे शादी का विवाद है, कोई डिवोर्स का विवाद विवाद है। इस तरह के विवाद जो हैं जिनमें कोई हत्या नहीं हुई, उनको कहते हैं सिविल केसेस। और क्रिमिनल केसेस में क्या होगा, किसी ने क्राइम कर दिया, किसी को मार दिया या मारने की कोशिश की थी, या कोई ऐसी वारदात की जिसमें बंदे की जान चलेगी या चलने वाली जाने वाली थी, तो उसको क्रिमिनल केसेस कहते हैं। तो सिविल केसेस देखिए बता रहा है ये, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, किसी की, किसी ने मनी दी थी किसी को वापस नहीं की, उसके रिलेटेड है। कोई रेंट था बिल्डिंग का, नहीं पे किया, उसके रिलेटेड हो सकता है। किसी ने परचेज किया कोई गुड्स को, वो गुड्स बढ़िया नहीं निकली, जहाँ उसमें कोई धोखा हो गया, तो इस रिगार्डिंग जो केस इनको सिविल केसेस कहते हैं। तो इनमें देखिए इन्फ्रिजमेंट एंड वायोलेशन ऑफ राइट्स भी आता है। अभी मान लीजिए किसी का राइट है, हमारा इंडिविजुअल, हम फंडामेंटल राइट्स क्या थे, मौलिक अधिकार क्या थे, कि हम फ्री घूम सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं। अगर कोई हमें ये कहे कि आप इस धर्म को नहीं, इसको मानो, या हम आपसे टैक्स लेंगे, तो वो हमारे राइट्स का वायोलेशन है, तो भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। तो सिविल कोर्ट क्या करेगी, सेटल करेगी मुद्दों को, हमारे डिस्प्यूट्स को, और हमें डिसाइड करेगी हमारे केसेस को। सेकंड है हमारा केसेस जो आते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल केसेस। इनमें क्या आते हैं, रॉबरीज, लूट मार, मर्डर, चीटिंग, हरासमेंट किया, किसी वुमेन्स को तंग करना, किसी को मारना, बीट बीट करना, वायलेंस, हिंसा में किसी को डंडे मार दिया और किडनैप कर लिया किसी को। ऐसे केसेस आते हैं क्रिमिनल केसेस में, जिसमें कोई क्राइम होता है, जिसमें एक डर पैदा होता है। तो टैक्स इवेजन इज आल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस, किसी से टैक्स वसूल करना, ये भी क्रिमिनल की केसेस की कैटेगरी में ही आता है। तो यूजुअली जो क्रिमिनल केसेस हैं वो शुरू होते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है पुलिस स्टेशन में, जिसको कहते हैं एफआईआर मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, की पहली बार जो इन्फॉर्मेशन दिया हमने पुलिस स्टेशन को। तो पुलिस स्टेशन के बाद वो एफआईआर कराने के बाद ही हम कोर्ट में जा सकते हैं क्रिमिनल केसेस के केस में। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी जो एफआईआर है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद वो कोर्ट की तरफ हमें मूव करेगी। तो देखिए इन केस क्राइम प्रूव हो जाता है, तो उसको जहाँ तो हम जेल में भेजेंगे, जहाँ उसको फाइन लगा सकती है कोर्ट, उसका डिपेंड करता है, जहाँ दोनों काम कर सकती है। अब देखिए एफआईआर क्या था, हमने पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर हमें कोर्ट में पेश करेगी। इसके लिए उसके बाद फिर हम कोर्ट क्या है, डिपेंड करता है हमने क्राइम कैसा किया है, हमें फाइन भी कर सकती है, हमें जेल भी कर सकती है, और हो सकता है क्राइम ऐसा है कि दोनों काम भी कर सकती है, जेल भी कर दे और फाइन भी कर दे। तो देखिए इसी में डू यू नो में है, एफआईआर क्या है, पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केसेस के लिए होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ, जब कोई पर्सन पुलिस को इन्फॉर्म करता है किसी क्राइम के बारे में, किसी, तो ये कंपलसरी होता है पुलिस के लिए, उसके लिए रजिस्टर करना एफआईआर, फर्स्ट इन जो था फाइल इन रजिस्टर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो देखिए जो नोटेबल पॉइंट, इसमें पॉइंट नोट करने वाला ये है कि एनीवन, कोई भी आदमी जो जानता है कि वहाँ पे कोई हिंसा हुई, जहाँ पे कोई अपराध हुआ, वो एफआईआर करवा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो विक्टिम ही हो, वो उसके साथ ही क्राइम हुआ हो, कोई भी आदमी, किसी, मान लीजिए कहीं पे आप गए, वहाँ पे कोई मर्डर हो रहा है, तो आप, या मर्डर हो गया था आपके सामने, तो आप भी एफआईआर करवा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली का मेंबर हो तभी करवाएंगे। सेकंड देखिए इसमें क्या है, सिंगल यूनिफाइड, सिंगल मैंने एक ही है, और इंटीग्रेटेड मैंने अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ टच में है, एक साथ एक ही पॉइंट, एक ही बॉडी है इसकी।
तो देखिए यूनिक फीचर्स में बात करें फेडरल डेमोक्रेटिक की, तो ये सिंगल है, सिंगल यूनिफाइड मीन एक ही सिस्टम है हमारा कोर्ट सिस्टम का, और इंटीग्रेटेड मीन आपस में अच्छी तरह से ये सभी कोर्ट्स मिक्स हुई हुई है, एक दूसरे को जो उत्तरदायित्व है। तो देखिए इट हैज़ गॉट पावर टू सुपरवाइज, इसमें पावर क्या है, इनको सुपरविजन करने की, कंट्रोल करने की, वर्किंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम। हमारी कोर्ट्स में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी कोर्ट्स की वर्किंग के ऊपर, उनके जजमेंट्स के ऊपर सुपरविजन रखती है, अभी वो सही फैसले कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो इसको इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है हमसे हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है हमारे इंडिया में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे जो स्टेट लेवल पे है वो हाई कोर्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए लोएस्ट कोर्ट जो होती है, सबसे छोटी कोर्ट जो है हमारी विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको ऑर्डर मान इसके जो होते हैं अपने लोएस्ट कोर्ट का जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट हो गया, जज सेकंड क्लास के, इस तरह से। तो लोअर कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं जो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनको हाई कोर्ट्स अपना कंट्रोल करती हैं, इनको सुपरविजन करती हैं, जो कि चंडीगढ़ में है, जैसे हमारी हरियाणा पंजाब की। और जो हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारी सबसे बड़ी कोर्ट, जो कि इंडिया में है। तो जजमेंट जो दिया जाता है लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट मान लीजिए कोई फैसला सुना देती है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं उससे बड़ी कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है फैसला तो उसको हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है और हम उस जजमेंट से एग्री नहीं हैं तो हम आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह सिमिलरली इंडिविजुअल एक आदमी सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया की, एक ही है, और उसमें जा सकता है अगर उसको लगता है कि जो जजमेंट दी थी हाई कोर्ट की वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो जैसे ही बच्चे के नंबर आते हैं, मैडम नंबर देती है बच्चों को, मान लीजिए लगता है कि नंबर कम आया तो वो रिवैल्यूएशन बढ़ता है, रीचेकिंग बढ़ता है, उसी तरह हम आगे दूसरी कोर्ट्स में, उससे हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये कहता है कि जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट होगा वो सभी कोर्ट्स को मानना होगा। मान लीजिए कोई लॉ बना देते हैं, जो कोई डिसीजन दे देती है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मान लीजिए हमने कोई केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, चाहे हमारे हक में था चाहे हमारे हक में नहीं था, तो उसके लिए हम किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे बड़ी कोर्ट तो वही थी। हाँ, छोटी कोर्ट्स में कोई फैसला होता है हमें नहीं मंजूर, तो आगे उससे बड़ी कोर्ट में हम जा सकते हैं। तो आगे देखिए इसका थोड़ा-सा सिस्टम देखते हैं। तो सबसे बड़ा देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये सिंगल ही है हमारी इंडिया में, एक ही है। उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, जितनी स्टेट्स हैं उतनी हाई कोर्ट्स होंगी, लेकिन हमारी 29 स्टेट्स हैं तो उसमें 24 ही अपनी हाई कोर्ट्स हैं। अब हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होगी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखिए 2 केसेस हो गए, अब 2 तरह के केस आते हैं हमारे, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। तो सिविल केसेस में देखिए डिस्ट्रिक्ट जज है, उससे नीचे सबॉर्डिनेट जज है फर्स्ट क्लास का, उसके नीचे मुंसिफ या कोर्ट ऑफ सेकंड जज है, उससे नीचे मीन जो विलेज लेवल तक जाते-जाते ये इनकी डिवीजन जो होती जा रही है। और इधर बात करें क्रिमिनल केसेस की, तो इसमें देखिए सेशन जज हैं, जो जज होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, जो क्रिमिनल केसेस सॉल्व करता है उसको हम सेशन जज कहेंगे। उसकी उल्टी अपोजिट साइड सिविल केसेस में हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे जस्ट। इसमें सेशन जज, सेशन मीन जो क्रिमिनल केसेस को डील करता है, और सिंपल डिस्ट्रिक्ट जज मीन जो सिविल केसेस को करता है। तो जब कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कह दे कि आपको सेशन जज से मिलना है, तो मीन जब क्रिमिनल केस से डील कर रहे हैं, और जब कोई बंदा कहे कि मेरा केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास चल रहा है, तो इट मीन वो सिविल केस की बात कर रहा है। तो देखिए अब इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स के नीचे अब देखिए उसके बाद है असिस्टेंट सेशन जज, जो उसको असिस्ट करेगा सेशन जज को। आगे है देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रो। तो इस तरह ये कैटेगरीज बना रखी है इनकी, आगे से आगे। तो आगे बात करते हैं, देखिए सबसे नीचे जो है ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, जो सेकंड क्लास का जज है, स्पेशल जजमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है, ये लोएस्ट लेवल तक आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए विलेज लेवल हो सकता है, कोई विलेज से बड़ा, थोड़ा सा शहर से छोटा एरिया है, उसको भी बात कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो इस्टेब्लिश की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है हमारी कंट्री की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा दिल्ली में है। तो इसमें देखिए दोनों केसेस, सिविल और क्रिमिनल, दोनों तरह के केसेस की सुनवाई होती है, और ये डील करती है कौन से केसेस के साथ, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन के खास कर कोई लॉ का तोड़ा गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या हमारे दूसरे अधिकार हैं, ड्यूटीज हैं, उनकी बात है मेनली। तो कंपोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या कुछ होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, और मैक्सिमम 31 जज होते हैं, जो मैक्सिमम हो सकते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। रिकमेंडेशन मीन्स कॉलेजियस मीन्स सिस्टम मीन्स प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के रिकमेंडेशन मीन्स, और जो बाकी जैसे मान लीजिए पीएम ने आज एक जज चुन लिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके साथ सलाह कर कर ही वो
एडवाइस लेकर ही वो बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा। इसको कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। तो देखिए इट इज़ ए क्लोज ग्रुप जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इसमें 4 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये मिलकर फिर अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को। इसमें प्रेसिडेंट जो कंसल्ट करता है जजेस के साथ कि कैसे किस जज को चुने किसको ना चुने, उसकी सलाह लेता है। तो नॉर्मली द सीनियर मोस्ट जज होता है, सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा जज है वो चुना जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट हमारे देश में नहीं है, मीन मर गया है, जहाँ उसको इम्पीचमेंट से हटा दिया गया है, किसी कारण उसकी जगह खाली है, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है बाई चांस, तो उसकी जगह अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का काम संभालता है। तो आगे देखिए अदर जजेस की बात करें तो बाकी जजेस वो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सलाह से। अब क्वालिफिकेशन की बात करें जजेस की, तो जज बनने के लिए आप सबसे पहले देखिए, आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप एलिजिबल जज होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक। सेकंड, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो कम से कम उससे निचली अदालत जो हाई कोर्ट है उसमें जज हों आप, जहाँ आप और उस कोर्ट में जज हों, जहाँ हाई कोर्ट में, जहाँ और कोर्ट में कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स के लिए, या फिर आपका डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, आप बहुत बढ़िया जज हों अपनी किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़र में, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो। अब है टेनर की कितना समय तक जज बनेगा आदमी, और रिमूवल उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं समय से पहले। तो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये ऑफिस में तब तक काम करेंगे जब तक उनकी उम्र 65 नहीं हो जाती। तो लेकिन एक बार जब जज को हमने अपॉइंट कर लिया, उसको हम निकाल नहीं सकते ऑफिस से किसी भी कारण से। हाँ, लेकिन उसको एक ग्राउंड्स पे हम एक तरीके से निकाल सकते हैं कि वो मिसबिहेव करता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो उस लायक ही नहीं है भी वो फंक्शंस कर सके, वो काम कर सके। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक रेजोल्यूशन मीन्स एक प्रस्ताव पास करेगा पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, और उसमें वो प्रस्ताव के ऊपर अगर पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा पूर्ण बहुमत दे देती हैं, या 2/3 लोग भी उसमें बहुमत दे देते हैं, तो उसको कहते हैं इम्पीचमेंट, और जज को निकाल दिया जाएगा। अदरवाइज हम जज को आसानी से नहीं निकाल सकते। अब बात है सैलरी एंड अलाउंस की। तो गवर्नमेंट ने देखिए सेट की है जो सैलरी अपनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो 2.8 लाख है पर मंथ, लेकिन दूसरे जजेस की 2.5 लाख पर मंथ है, तो 2.5 लाख पर महीना। तो बिसाइड इसके अलावा उनको तनख्वाह के अलावा उनको अलाउंस भी मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें उनको फ्री में रेजिडेंस मिलता है, कार मिलती है घूमने के लिए, पेट्रोल डीजल मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, अगर वो कहीं घूमने भी जाएंगे तो वो भी पैसे मिलेंगे उनको, लीव्स मिलती हैं उनको, पेंशन मिलती है रिटायरमेंट पे। तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, अलाउंस और सैलरीज। तो बात करें पावर्स की, पावर क्या है, फंक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो देखिए ये हाईएस्ट कोर्ट है हमारी कंट्री की। सुप्रीम कोर्ट कई फंक्शंस परफॉर्म करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन में। तो देखिए ये क्या है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये बातें को डिस्कस करेंगे अभी। ओरिजिनल है, एपेलेट मीन सबसे मेन अथॉरिटी है, एडवाइस भी करती है, सुपरवाइज भी करती है, जुरिडिक्शन में भी है। तो इसको एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो देखिए ओरिजिनल में क्या है, केसेस जो भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं कैन बी हियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम सुने जाते हैं। इन केसेस को कौन से केसेस में, डिस्प्यूट्स राइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड मोर स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट में मेनली वही केसेस आते हैं जो फर्स्ट टाइम सुने जाते हैं, मीन जो उससे पहले किसी और कोर्ट में नहीं हुए। वो ऐसे केसेस हैं, मान लीजिए यूनियन और स्टेट के बीच में कोई मतभेद है, या फिर यूनियंस और स्टेट्स के बीच में, या दो स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स है, जहाँ कोई यूनियन यूनियन के बीच में, ड्यूटी ड्यूटी के बीच में कोई प्रॉब्लम है, या दो स्टेट्स के बीच में कोई मिस डिस्प्यूट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकती है। तो बाकी क्या है, कोई पानी के रिगार्डिंग कोई मैटर है, जिस तरह हमारा सतलुज जमुना लिंक का प्रॉब्लम है पंजाब और हरियाणा का, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह के मामलों के लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो मेन इस काम के लिए है। एपेलेट अथॉरिटी मीन्स क्या है, ये अपील करती है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। हम अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने या निचली अदालतों ने कोई फैसला दिया है और उस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, तो हम अपनी अपील कर सकते हैं इस कोर्ट में। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है, एपेलेट मानी जाती है। तो चाहे वो क्रिमिनल केस है, चाहे वो सिविल केसेस है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जो जो जुरिस्डिक्शन है ये एप्लीकेबल टू है केसेस, सभी केसेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, हमारे संविधान से, हमारे हकों से, हमारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। तो केस
सेंट बाय द हाई कोर्ट एंड द क्रिमिनल केसेस वेयर ए हाई कोर्ट चेंजेस डिसीजन लोअर कोर्ट का और गिव करती है डेथ सेंटेंस, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है डिसीजंस को जो पहले दिए गए हैं। तो मैं कहने का मतलब, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया क्रिमिनल केस का, उसमें कोई डिसीजन था जो लोअर कोर्ट का बदल दिया। मान लीजिए लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ कि किसी और को दोषी कर दिया और हाई कोर्ट ने उल्टा फिर दूसरी पार्टी को दोषी कर दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए पहली कोर्ट ने एक नंबर को पहली पार्टी को दोषी कर दिया, दूसरी कोर्ट ने हाई कोर्ट ने दूसरे बंदे को दोषी कर दिया, तो गलत हो गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ऐसे फैसलों के लिए। आगे नेक्स्ट देखिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी मीन्स क्या है, ये एडवाइस भी देती है। किसको देती है एडवाइस? ये पब्लिक मैटर्स इश्यूज के ऊपर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करती है सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपिनियन मीन्स राय ले सकता है, तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। तो सुप्रीम कोर्ट बाइंड नहीं हुई भी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो राय है वो देगी जरूर, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं कि उसको मानना है। नेक्स्ट क्या है इसकी पावर? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये सभी की सभी जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है, जो नीचे उसके कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, बहुत सारी कोर्ट्स हो जाती हैं। तो आगे नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है? कि इसके अंदर प्रोसीडिंग जो है कोर्ट की वो सभी की सभी प्रिजर्व की जाती है। जितने भी केसेस होते हैं कंट्री में सभी कोर्ट्स में, वो सब के सब इसके रिकॉर्ड में होते हैं, इनके नॉलेज में होते हैं, इनके पास प्रिजर्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? ये प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे मौलिक अधिकारों का। तो इसका मतलब क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कोई लॉ जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, उसको नल मीन्स खत्म कर सकती है, उसको जीरो कर सकती है, उसको इनवैलिड कर सकती है लॉ को, अगर उसको लगता है कि इससे हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान है। तो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कोई प्रोटेक्टर है। तो मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी तरह की शिक्षा ले सकते हैं एजुकेशनल, लेकिन पार्लियामेंट कर देती है लॉ पास की हम तो सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे, सारे के सारे रूल कर दिया कि आज से सब बच्चे डॉक्टर ही बनेंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट साथ के साथ उस लॉ को इनकार कर देगी, ये क्या है, धक्का है भी, सभी के सभी डॉक्टर बनेंगे। तो अपनी मर्जी है इंसान की, कुछ भी बने, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने। तो इस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों को ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए गार्डियन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। तो देखिए कोर्ट ये अलाउ नहीं करती किसी को भी, कोई भी आदमी, चाहे वो पीएम लेवल पे है, प्रेसिडेंट लेवल पे है, एग्जीक्यूटिव में, चाहे लेजिस्लेटिव मीन्स कानून बनाने वाली पार्लियामेंट है, कि वो किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को वायोलेट करे, मीन्स उसको इग्नोर करे। तो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है कि वो ऐसा नहीं करने देगी। नेक्स्ट क्या है? देखिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? मान लीजिए हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या और उससे नीचे वाली कोर्ट ने कोई रिव्यू दिया, कोई फैसला दिया, तो उसको ये रिव्यू कर सकती है। तो इसको पावर है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की लॉज की, जो भी पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट की लेजिस्लेशंस बनाती हैं, कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो एनी लॉ, कोई भी लॉ अगर लगता है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इमीडिएटली वो इसको ख़त्म कर देगी, सीज कर देगी इम्प्लीमेंट होने से ही पहले। तो कोर्ट हमारा प्रोटेक्ट करती है पीपल के राइट्स को, हमारे गार्ड करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और इससे हमारा क्या है, ये रिव्यू कर सकती है जो भी कोई रूल बना है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू द पावर्स की बात करें, फंक्शंस की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, अगर आपको नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, तो इट हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। ये एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट की उसको ऑब्जर्व करती है, उनको स्टॉप करती है जब भी लगता है कि उनको ये ज़रूरत है उनको रोकने की। तो ये अपने अदर कोर्ट्स में भी इंटरफेयर करती है कि ताकि जो जस्टिस है वो बढ़िया हो, कोई ट्रायल बेसिस पे ना हो, कि मान लीजिए किसी भी कोर्ट को, ऐसे नहीं कोर्ट की भी कोई भी कोर्ट कुछ भी फैसला कर देगी, उसको पता है कि अगर इस कोर्ट का फैसला आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया तो उस कोर्ट पे एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रही है। तो ये जुडिशियल किसी भी कोर्ट का फैसला है उसको रिव्यू कर सकती है, हम रिव्यू करवा सकते हैं एप्लीकेशन डाल के, और हमारे जो लॉज वगैरह हैं उनको भी रिव्यू कर सकती है, वो पार्लियामेंट बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इससे निचली अदालत जो कि हाई कोर्ट्स हैं। तो हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट स्टेट में होती है, और हो सकता है 2 स्टेट्स की एक हाई कोर्ट भी हो। इसका जो फंक्शन है वो सुपरविज़न करना है, गाइडेंस करना है, कंट्रोल करना है अपना अंडर उसके सुप्रीम कोर्ट के अंडर बाकी कोर्ट्स को।
ये भी एक जुडिशियल सिस्टम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, जो एक खास पार्ट है, जो सभी कोर्ट्स के साथ ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस तरह बॉडी में हमारा हेड है, स्टोमच है, लेग्स है, इस तरह सभी ये सब इंटीग्रेटेड पार्ट है, एक ही सिस्टम के पार्ट्स हैं। एक भी तोड़ देंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हाई कोर्ट में क्या होता है, देखिए एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ जज होते हैं। तो नंबर ऑफ जजेस जो वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। मान लीजिए स्टेट बहुत बड़ी है, साइज़ बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे जज की जो गिनती है वो ज़्यादा होगी। अगर स्टेट छोटी है, जैसे गोवा है, तो हो सकता है जज थोड़े हों, क्योंकि वहाँ पे उनके केसेस भी थोड़े होंगे। तो चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है चीफ जस्टिस, उसकी सलाह के साथ प्रेसिडेंट इसके चीफ जस्टिस को चुनेगा, जो कि हाई कोर्ट में सबसे टॉप का जज है। तो देखिए, और अगर मान लीजिए पंजाब का या हरियाणा का जज चुनना है, तो उसके गवर्नर से भी डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली अदर जजेस जो बाकी अदर जजेस की बात हुई। अब एक जज तो चुन लिया हाई कोर्ट का, अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज, उसकी सलाह से, और जो गवर्नर है उस स्टेट का, उसकी सलाह से, या जो चीफ जस्टिस हमारा है कोर्ट का जो हमने चुना था, उनकी सलाह से ही चुनेगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक बार हाई कोर्ट का टॉप जज जो है, सबसे हाईएस्ट जज है, चीफ जस्टिस चुन लिया प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। अब जो बाकी जजेस होंगे हाई कोर्ट के, वो भी सभी मिलकर गवर्नर के साथ मिलकर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का उसके साथ मिलकर ही उनको चुनेगा। तो देखिए ये मुंबई हाई कोर्ट दिखा रखी है, बेंगलुरु की दिखा रखी है, इलाहाबाद की दिखा रखी है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी सिटीजन जो एडवोकेट है, एक या एक से ज़्यादा अदालतों में रहा है हाई कोर्ट में, कम से कम 10 साल के लिए। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही अदालत में 10 साल के लिए हो। मान लीजिए एक अदालत में 2 साल था, एक अदालत में 7 साल था, एक अदालत में फिर 1 साल काम किया, टोटल मिलाकर 10 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस उसका। जहाँ वो जुडिशियल ऑफिस में हो, कोई छोटी कोर्ट में, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जज 10 साल के लिए, तो वो एप्लीकेबल है, वो एलिजिबल है कोर्ट का जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्या है? एमोलमेंट्स मीन उसको सैलरी क्या मिलती है इनको। तो देखिए गवर्नमेंट ने जो सैलरी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, वो है 2.5 लाख रुपया, जो कि सैलरी थी हमारे आम जजों की सुप्रीम कोर्ट के। और जो हाई कोर्ट के बाकी जजेज हैं, उनकी सैलरी है 2.25 लाख पर मंथ। इसके अलावा इनको वही बातें, फ्री में रेजिडेंस दिया जाता है, कार दी जाती है ऑफिस की, अदर अलाउंसेस, टेलीफोन, रेंट, मेडिकल फ्री दिया जाता है। तो बात करें टेनर की और रिमूवल की, तो जज जो है कंटिन्यू कर सकता है ऑफिस को जब तक उसकी उम्र 62 तक ना हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट में यही उम्र जज की 65 थी, लेकिन इस केस में 62 है। तो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, इनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन उसके लिए वही बात है, इम्पीचमेंट नाम की चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो जैसे कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के थे, ए रिटायर्ड जज जो है वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है इन एनी कोर्ट, बट नॉट बिफोर द लोअर कोर्ट। तो देखिए इसमें एक बात है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो रिटायरमेंट के बाद किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद, ना ही उससे छोटी कोर्ट में, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउएवर ही मी शे बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको जज भी बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आगे देखिए बात करते हैं पावर्स की एंड फंक्शंस की हाई कोर्ट की, कि उसकी हाई कोर्ट की क्या पावर्स है। तो हाई कोर्ट क्या है? मेन कोर्ट है हमारा, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस को डिस्कस करेगा। लोअर कोर्ट्स के ऊपर बैठा है ये हमारी स्टेट में है सबसे टॉप का कोर्ट। तो जिसमें देखिए जो है, इट दिस कम्स अंडर द एपेलेट। ये एपेलेट मीन्स मेन अथॉरिटी जो जुरिडिक्शन की है वो हाई कोर्ट की है, कि बाकी कोर्ट्स को चलाए अपनी जो डिस्ट्रिक्ट में या हमारे जितने भी राज्य में कोर्ट्स हैं। तो देखिए हमारे 29 स्टेट्स हैं, जिसमें से ओनली 24 हाई कोर्ट्स ही हैं। और हमारा जो चंडीगढ़ है, वे कॉमन कोर्ट है अपना चंडीगढ़ का, पंजाब और हरियाणा का। तो ये हमारे यूटी चंडीगढ़ को भी डिस्कस करता है, उसके मामले भी। तो नेशनल कैपिटल जो हमारी है दिल्ली की है, जो कि यूनिट टेरेटरी है, इसका अपना कोर्ट है। आगे देखिए बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हाई कोर्ट की, ये लिमिटेड है। देखिए केसेस जो भी वायोलेशन के हैं फंडामेंटल राइट्स के, डिस्प्यूट्स के, या इलेक्शन से रिलेटेड हैं किसी एमपी के, या एमएलए के इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई चीटिंग हुई है, तो इनके लिए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, ये आते हैं हमारे जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये कोर्ट्स हमारे हाई कोर्ट में डिस्कस किए जाएंगे उस स्टेट के। तो केसेस पर्टेनिंग टू मैरिज, डिवोर्स लॉज है, विल्स है, कोई वसीयत है किसी की, तो ये कोर्ट है हाई, ये भी हाई कोर्ट में डिस्कस किए जाएंगे। तो ये कोर्ट जो है, इसको पावर है जुडिशियल रिव्यू की, कि जो निचली अदालतों ने फैसले दिए उनको भी रिव्यू कर सकती है।
और इट कैन ट्रांसफर इटसेल्फ दोज केसेस विच आर सफिशिएंट। अब इसको लगता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो किसी और कोर्ट को लेने चाहिए, निचली कोर्ट को, जो ऊपरी कोर्ट, तो ये उसको ये भी राइट है कि इसको आगे कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग भेज सके। तो एक्सरसाइज करता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सभी कोर्ट्स के ऊपर सुपरविजन करता है जो इसके नीचे हैं, जितनी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं स्टेट में, तो इसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करती हैं हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट क्या है, सभी कोर्ट जो है स्टेट की, उसके ऊपर हाईएस्ट बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरह, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज आल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट को भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्ट्स का रिकॉर्ड रखती थी, उसी तरह हाई कोर्ट भी अपने नीचे जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखेगी। उसके लिए उसको बाउंड है, उसको रखना ही पड़ेगा। तो आगे देखिए, अब हाई कोर्ट के नीचे आ गई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गई, लोअर कोर्ट्स हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। तो देखिए इनमें क्या आ गई, सिविल कोर्ट आ गई, क्रिमिनल कोर्ट्स आ गई, रेवेन्यू कोर्ट्स आ गई, 3 तरह की कोर्ट्स आ गई। इसके अलावा न्याय पंचायता भी है, लोक अदालत भी हैं। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 तरह की कोर्ट आ गई। सिविल कोर्ट जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करेगी, सिविल कोर्ट जो मेन मुद्दों को बात करेगी, मैरिज का, कोई चीटिंग का छोटा मोटा। क्रिमिनल कोर्ट जो है क्राइम को डील करेगी। रेवेन्यू कोर्ट जो हम रजिस्ट्री वगैरह कराती है, वो रेवेन्यू कोर्ट में तहसीलदार होता है, तो इसको रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं, वहाँ पे होगा। और न्याय को और पंचायत क्या है, मान लीजिए पंचायतों में कोई न्याय होता है, विलेज लेवल पे उसको होते हैं न्याय पंचायत से। और लोक अदालत क्या होते हैं, कई बार क्या है, अपना जो जस्टिस देने का जो प्रोसीजर है उसको फास्ट करने के लिए एक रिटायर्ड जज जो होता है लोगों को फैसले वैसे ही करवा देता है वहाँ जाकर, तो उसको कहते हैं लोक अदालत। इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले बात करते हैं हम सिविल कोर्ट की। तो सिविल कोर्ट क्या है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी कोर्ट है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो जो जजेज हैं इसके, वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, हाई कोर्ट की कंसल्टेंट से। तो जितने भी सिविल मैटर्स हैं हमारे प्रॉपर्टी से, कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से रिलेटेड, लैंडलॉर्ड से, जहाँ हो छोटे बच्चों से रिलेटेड, तो इनको हाई कोर्ट जो है, जो कि हम हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, वो सीधा जाकर सुनवाई उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनाई गई है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन फैसलों के ऊपर सुनवाई करेंगी। तो इस तरह काम को बांटा गया है कि हाई कोर्ट कौन से काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट कौन से मेन काम करेगी, और हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या करेंगी। तो बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या है, हमारे पास कुछ और कोर्ट्स हैं जिसको कहते हैं कोर्ट्स ऑफ सब जजेज। तो सेपरेट फैमिली कोर्ट्स हैं। तो देखिए ये क्या कीजिए, हियर करते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स को। अब फैमिली के लिए कोई मुद्दा है तो फैमिली कोर्ट्स है वहाँ पे। जैसे कि किसी का डिवोर्स का चक्कर है, किसी को बच्चा, मान लीजिए माँ बाप में झगड़ा है, कोई चाहता है मैं बच्चों को रखना चाहता हूँ, लेडी चाहती है मैं रखना चाहता हूँ, उसके लिए अलग कोर्ट्स हैं। और उनके नीचे जो कोर्ट्स सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ मुंसिफ्स, इनका नाम रखा गया है। सेकंड बात करते हैं सिविल के बाद क्रिमिनल कोर्ट की। तो क्रिमिनल कोर्ट देखिए डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है जो क्राइम को डील करेगी। इसमें सेशन जज होते हैं, इसके जो जज का नाम है वो सेशन जज है। तो इस कोर्ट के नीचे मैजिस्ट्रेट वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होंगे। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ दिल्ली कोलकाता में फर्स्ट क्लास के होंगे, लेकिन उससे छोटी सिटीज़ में सेकंड क्लास के, और हो सकता है कोई गांव ठीक सा है, ना गांव है ना शहर है, वहाँ पे थर्ड क्लास का मैजिस्ट्रेट होगा, जिसको हम एसडीएम भी कहते हैं, सब मैजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट। तो इस तरह से क्रिमिनल कोर्ट्स के भी ये कोर्ट्स इस तरह डिवाइड किए गए। आगे देखिए रेवेन्यू कोर्ट की बात की थी थर्ड। तो ये रेवेन्यू कोर्ट क्या है, जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो टैक्स इकट्ठा करती है। जैसे कि किसी की रजिस्ट्री करानी है, लैंड लेनी है, देनी है, तो उसमें ये जो कोर्ट आती है प्ले रोल करती है। इसमें देखिए कोर्ट ऑफ कमीशंस आगे, कलेक्टर आगे, तहसीलदार आगे, असिस्टेंट तहसीलदार आगे। तो ये जब भी किसी की रजिस्ट्री करानी है, किसी ने बेचनी है, ज़मीन खरीदनी है, तो यहाँ इन कोर्ट्स में हम जाते हैं रजिस्ट्री के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लोक अदालत। देखिए जी बिल्कुल सही बात है कि जस्टिस डिले मीन्स हमें जस्टिस नहीं मिला। मान लीजिए कोई जस्टिस के लिए कोर्ट में जाता है तो उसको जस्टिस क्या है बहुत लेट मिलता है, तो इट मीन ये माना जाएगा कि हमें तो जस्टिस मिला ही नहीं। तो इसलिए इस प्रोसेस को, जो हमारी जस्टिस की प्रोसेस है, वो काफ़ी लेंदी है, बड़ी लंबी है और महंगी भी है। बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है वकीलों के चक्करों में। तो ये भी कम हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉमन आदमी के लिए कि इस तरह के सिस्टम में हम अपना फैसला करवा सको, कि इतना लंबा सिस्टम हो जाएगा फैसले का और इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि आम आदमी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको इसके थ्रू चलना। तो बिसाइड्स इसके अलावा 1000 ऐसी कोर्ट्स हैं, ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है आज की केस में भी कोर्ट्स में। तो एक एफर्ट लगाई गई थी लीगल तरीके से कि हम इस कॉस्ट को कम कर दें। तो इसके लिए हमने क्या किया, लोक अदालत बनाई। तो ये पहली बार 1985 में हुई थी कि एक लोक अदालत बनाई गई थी। तो इसमें क्या था, लोक अदालत दिल्ली में हेल्ड की गई थी। इसमें आप सरप्राइज होंगे नोट करके कि 150 केसेस जो थे उसी दिन सेम डे ही
सॉल्व कर दिए थे। जबकि कोर्ट में क्या है, आप एक केस होगा वो कम से कम 6 महीने से पहले तो सॉल्व नहीं होता, उससे ज़्यादा जाए लग जाए। तो एक ही टाइम में, एक ही दिन में 150 केसेस का निपटारा कर दिया था इस कोर्ट ने। जिसमें कोर्ट में था क्या कि लोक अदालत इसको जो कहते हैं, इसमें जो जज था वो एक रिटायर्ड जज था। उसने जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज थी उनको बुलाया, बुला के बातचीत की। इसमें कोई एडवोकेट नहीं था, जिस तरह की हम अदालत में जाते हैं तो हमारी बात जो भी जज को करनी है, एडवोकेट मीन्स वकील करता है। लेकिन इन कोर्ट्स में सीधी बात थी, जो पार्टीज का डिस्प्यूट है उनसे पूछा गया, कोई वकील नहीं था बीच में, तो इसलिए कोई खर्चा नहीं हुआ उनका। और उसके बाद देखिए जो विटनेस थे, उनको भी खास बात नहीं की कि भाई ऐसे विटनेस नहीं होते जैसे पूछते हैं भी आपने क्या देखा था क्या, सीधी सी बात कही भी आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। तो दोनों का कंप्रोमाइज़ करा दिया डिस्प्यूट के ऊपर, और उनकी एग्रीमेंट करा दी भी, ठीक है जी मैं ऐसे करूँगा तो ये ऐसे नहीं करेगा, ये बातों पे सहमत हो गए। तो ऑन द स्पॉट डिसीजंस हो गए थे। तो ये कोर्ट जो होते हैं लोक अदालत, ये पंचायतों की तरह ही है, जैसे कि आम पंचायतों में बंदे बात करते हैं, उसमें वकील वगैरह नहीं होते। तो लोक अदालत जो है, इसमें जो एडवोकेट थे, पीएन भगवंती भगवती थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका आइडिया क्या था कि ग्राम पंचायतों के बेस पे इन्होंने ये अपना लोक अदालत का आइडिया लिया था कि इनके जज जो होते हैं इनको कहते हैं पंच परमेश्वर। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो ग्राम पंचायत हैं इनको सेटल करने के लिए डिस्प्यूट्स बहुत बढ़िया तरीका है, जिससे क्या है हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और हमारी मनी भी वेस्ट नहीं होगी। तो गांधी जी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि विलेज में कोर्ट्स होनी चाहिए, जो अपना पंचायती कोर्ट्स होती है, जिससे कि जल्दी से किसी का फैसला सॉल्व हो सकता है, उसको आगे कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत कम लोग होंगे जो आगे कोर्ट में जाएंगे, ज़्यादातर वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसलिए लोक अदालत को हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं, जहाँ पे वो सिस्टम है वो काफ़ी स्पीडी और खर्चीला कम है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें बात करें तो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या है, देखिए इसको पीआईएल कहते हैं। जिसको देखिए, मान लीजिए हम पीपल जो है इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया में जो ज़्यादातर मेजोरिटी जो है वो पुअर और ऐसे अनपढ़ लोगों की है, जो जिनको पता नहीं कानून का कहाँ क्या करना है। तो उनको कोई थिंकिंग नहीं है कि कहाँ जाना है कोर्ट में, कैसे जस्टिस मिलेगा, और कैसे जो उनकी बात है वो मानी जाएगी, उनका ड्रीम जो है सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें कोई भी पर्सन पब्लिक में से, चाहे वो इफेक्ट है चाहे फैक्टर नहीं है, रिटर्न में एक ऑर्डिनरी सिंपल पोस्ट करेगा लेटर। किसको करेगा, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, उस मैटर के रिगार्डिंग जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। तो उससे क्या होगा, जो लेटर सीधा कोर्ट के पास जाएगा, और कोर्ट को अगर लगेगा कि उसकी बात सही है, उसका जो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इनएडिक्वेट एंड अनसेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए किसी आदमी ने एक चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेज दी कि हमें अच्छा पानी नहीं मिला हाइजेनिक, तो इससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी है, जो वुमेंस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, कोर्ट अगर मान जाता है कि ये बाकी एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, तो वो केस को ले लेगी और उसके ऊपर फैसला दे देगी। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन है, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे पुअर लोगों की, अनपढ़ लोगों की, और जो जिनको पता नहीं कानून कैसे यूज़ करना, उनकी बहुत बढ़िया हेल्प होती है। तो एक सक्सेस स्टोरी जो है वेरियस पीएलआई की, उनसे पीपल्स को इनिशिएट मिलता है कि आप भी ऐसे करें। तो पीआईएल क्या होती है, अर्जेंट मैटर जो हमारी पब्लिक की इंपॉर्टेंस के हैं, उनके ऊपर ये की जाती है। तो पीआईएल को ये सर्व करते हैं पर्पज़ के लिए कि ये एडवाइस करे, डिवाइस करे, अप्रूव्ड कर दे एक बोन है हमारा, जो कॉमन मैन की एक मेन बोन होगी, हड्डी की तरह होगी। तो इट हैज़ राइट नंबर ऑफ रॉन्ग्स कमिटेड बाय इंडियन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग्स भी हैं। तो इट हैज़ ब्रॉट लीगल एड टू मिलियंस ऑफ पुअर। इससे क्या है, कई मिलियंस पुअर को अच्छा लीगल कानूनी राय मिली है, जो कि पुअर हैं, इलिटरेट हैं, और जिनको कि कुछ पता नहीं था कानून का। तो ऐसी पीएलआई की बात करते हैं। देखिए पीएलआई केस की बात करते हैं तो देखिए शीला बरसे एंड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो एक शीला नाम की लड़की ने एक पीआईएल की थी। तो उसमें क्या था, एक जजमेंट आई थी जिसमें क्या चक्कर था कि उसने जजमेंट की शिकायत किस बात की थी चिट्ठी पे, कि जो वुमेंस को हम जेलों में रखते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनको अलग से जेल्स में रखना चाहिए। तो उसके लिए जब कोर्ट को ये बात सही लगी, तो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि सेपरेट पुलिस लॉकअप्स होंगे वुमेंस के लिए, ताकि उनको किसी तरह की प्रताड़ना या किसी तरह की ब्रूटली या ट्रॉमा मीन्स मानसिक दिक्कत ना हो। तो सेकंड क्या था, ग्रीन लिटिगेशन, जो 1998 में की गई थी। ये एमसी मेहता ने क्या किया था, एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेज दी। उसमें मैटर क्या था कि सीएनजी व्हीकल जो है हमारे दिल्ली में, वो चलाने चाहिए, जिससे प्रदूषण कम होगा।
तो कोर्ट को ठीक लगा, ये बात बिल्कुल सही है, तो कोर्ट ने 28 जुलाई 1998 को ये कह दिया कि सभी जो व्हीकल्स है हमारी कैपिटल में दिल्ली में, उनको हम डिफरेंट फ्यूल्स पे सीएनजी पे चलाएंगे ताकि हमारा जो व्हीकल पोल्यूशन कम हो सके। तो देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।